दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक क्यों बंद हुआ? देखिए इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन। सामने आई पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरबीआई के सख्त कदम उठाने की वजह। मनी कंट्रोल की खास रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चेतावनियों पर बार बार ध्यान न देना पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारी पड़ा। आरबीआई ने 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर किसी भी तरह के डिपॉजिट स्वीकार करने से रोक लगा दी है। इसके बाद से ही मार्केट इन चर्चाओं से गर्म है कि आखिर बैंकिंग रेगुलेटर को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक रेगुलेटरी नॉर्म्स के कई उल्लंघन, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित पक्ष लेन देन से संबंधित नियम शामिल हैं, और एक लंबी अवधि में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चेतावनियों पर बार बार ध्यान न देना पेटीएम पेमेंट बैंक पर भारी पड़ गया। इसके चलते ही आरबीआई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इतनी बड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आइए विस्तार से समझते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने बार बार चेतावनी के बावजूद किन रेगुलेटरी नॉर्म्स को गंभीरता से नहीं लिया। केवाईसी की खामी। रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में एक सिस्टम ऑडिट करवाया था, जिसमें नाउ योर कस्टमर केवाईसी डॉक्यूमेंट के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के पालन से संबंधित कई खामियां पाई। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने पाया कि कंपनी ने ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने से पहले फंड्स के सोर्स की उचित बैकग्राउंड जांच नहीं की थी। मर्चेंट अकाउंट के माध्यम से बड़ी संख्या में लेन देन हुए, जहां ऑडिट में पाया गया कि फंड्स के सोर्स का पता करने के लिए उचित केवाईसी का उपयोग नहीं किए गए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि ऑनबोर्डिंग के दौरान केवाईसी कभी कभी अपर्याप्त होता था और साझेदार फर्मों की तरफ से किया जाता था। इनके साथ पेमेंट बैंक का टाई अप था। इसके बावजूद बैंक ने आगे बढ़कर इन मर्चेंट्स को लेन देन की अनुमति दे दी। दरअसल भले ही पैसा बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही मूव कर रहा हो, लेकिन संस्थाओं को उचित डॉक्यूमेंटेशन सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि कोई भी संदिग्ध फंड इधर उधर न ले जाए। इस मामले में बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में दूसरा मुद्दा पेटीएम ग्रुप की अन्य कंपनियों के साथ नियमित संबंधित पार्टी लेन देन था। बैंकिंग रेगुलेटर ने पाया कि पेमेंट बैंक हितों के संभावित टकराव से खुद को बचाने के लिए उचित उपायों का पालन नहीं कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम पेमेंट बैंक और अन्य ग्रुप संस्थाओं के बीच उच्च स्तर की परस्पर निर्भरता के कारण आरबीआई को चिंता थी कि फाउंडर विजय शेखर शर्मा का बैंक के निर्णय लेने और संचालन में इनडायरेक्ट कंट्रोल था। मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसी भी नए क्लाइंट को शामिल नहीं करने के लिए कहा गया था। यह आदेश भी लागू रहेगा। लेटेस्ट वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार संबद्ध फर्म पेटीएम पेमेंट सर्विसेज ने सर्विसेज प्रदान करके पेमेंट्स बैंक से फाइनेंशियल ईयर 2023 में 149 करोड़ रुपये और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 372 करोड़ रुपये कमाए। इसके बदले में इन कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पेटीएम पेमेंट सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2022 में प्रोसेसिंग शुल्क के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रमशः 212 करोड़ रुपये और 317 करोड़ रुपये का भुगतान किया। पेरेंट 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के पास पेटीएम पेमेंट सर्विसेज और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की 49% हिस्सेदारी है, जिससे संस्थापक विजय शेखर शर्मा 51% के मालिक हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि पेटीएम पेमेंट्स ने यह भी कहा है कि उस पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक का 620 करोड़ रुपये बकाया है। मूल कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 197 कम्युनिकेशन को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से 1500 करोड़ रुपये की सर्विसेज प्राप्त हुई, जबकि इसने पेमेंट्स बैंक को 768 करोड़ रुपये की सर्विसेज प्रदान की। उलझी हुई शेयर होल्डिंग। रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम पेमेंट बैंक का उलझा हुआ ऑनरशिप स्ट्रक्चर संबंधित पक्ष लेन देन के बारे में आरबीआई की चिंताओं को बढ़ा रहा था। 197 कम्युनिकेशन के पास बैंक का 49% हिस्सा है। इसमें लगभग 10% का स्वामित्व विजय और 197 के बीच एक ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से है। इसके अलावा विजय शेखर शर्मा प्रमोटर के रूप में टैग किए बिना अपनी शेयर होल्डिंग और डायरेक्टर पद के माध्यम से 197 को भी कंट्रोल करते थे। इस दौरान आरबीआई को क्लाउड डेटा स्टोरेज
और डेटा प्राइवेसी के मामले में लेंडर के आईटी सिस्टम से कुछ कमजोरियों का भी पता चला था। तो दोस्तों, आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी था तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।